में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय दास के मामले और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बढ़ते असंतोष पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बांग्लादेश में हाईकोर्ट से जमानत के बाद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई पर असमंजस। अदालत में मुंह की खाने के बाद अड़ंगे लगाने पर लगा यूनुस प्रशासन। रूस का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रपति पुतिन भी चाहते हैं शांति, लेकिन मामले की जटिलता के कारण जल्द पहुंचना आसान नहीं। ट्रंप दोनों देशों पर बना रहे हैं दबाव। फिर हिंसा की आग में झुलसा सीरिया। ड्रूज समुदाय और सरकारी बलों के बीच झड़प में बुधवार को 16 की मौत। ड्रूज की रक्षा में आया सामने इजराइल। सीरिया के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले। उत्तर कोरिया ने किम जोंग की मौजूदगी में अपने नए विध्वंसक पोत से किया मिसाइलों का परीक्षण। जोंग ने नौसेना को परमाणु हथियारों के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास 5 महीने से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया है। बुधवार को यानी कि आज हिंदू समुदाय को तब एक अच्छी खबर मिली जब बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन इस जमानत पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में बराबरी और सुरक्षा की मांग के लिए जद्दोजहद कर रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए बुधवार की दोपहर उम्मीद भरी खबर आई, लेकिन शाम होते होते एक अदालती आदेश ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। 5 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने चिन्मय दास को मिली राहत पर रोक लगा दी। अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जारी होने और नियमित अपील याचिका दायर होने तक जमानत पर रोक लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला चिन्मय के वकील की गैर मौजूदगी में सुनाया। सरकारी वकील ने बताया कि कोर्ट ने चिन्मय दास की जमानत पर रोक लगाते हुए सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए रविवार की तारीख तय की है। इससे पहले 4 फरवरी को हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि चिन्मय को देशद्रोह के मामले में जमानत क्यों ना दी जाए, और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चिन्मय कृष्ण दास को पिछले साल नवंबर में ढाका हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक रैली के दौरान बांग्लादेश के झंडे का अपमान करने का आरोप है, लेकिन इस आरोप को भारत और वैश्विक समुदाय ने न्यायिक उत्पीड़न बताया। गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में हिंदू समुदाय में आक्रोश फैल गया और जगह जगह यूनुस प्रशासन के इस दमनकारी कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का नया दौर शुरू हुआ। दास की बेल को लेकर पहले कई याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। इस बीच दास की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें सामने आई और यह आरोप भी लगा कि जेल में उन्हें उचित इलाज नहीं दिया गया। उनके वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि स्वामी के खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। चिन्मय कृष्ण दास इस्कॉन के पूर्व पुजारी हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद यहां हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं शुरू हो गई थीं। इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और हिंसक घटनाओं की आलोचना की थी। उनके द्वारा पेश किए गए 8 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर भी देश की राजनीति में हलचल देखने को मिली थी।
और इस वक्त इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था हाई कोर्ट के फैसले को, लेकिन अभी जानकारी आ रही है कि वहां पर एक नाटकीय मोड़ आया है। जज के चैम्बर में क्या कुछ हुआ, इससे जुड़ी हुई एक खबर हमारे पास आ रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को वापस ले लिया है। जो स्टे करने का आदेश था हाई कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी चिन्मय कृष्ण दास को और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया है, यानी कि हाई कोर्ट के जमानत के फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर स्टे किया था वो वापस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके पीछे कारण ये बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई हो रही थी तो चिन्मय कृष्ण दास के वकील वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसको एक कारण बताया गया है। रविवार को सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि क्या रविवार तक चिन्मय कृष्ण दास को रिहा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वास्ति राव, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर राव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है हमारे पास, और जिस तरह का ये नाटकीय घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर हुआ है, दिन में हाई कोर्ट से चिन्मय कृष्ण दास को जमानत मिलती है, उसके बाद शाम को सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर देता है और फिर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट अपने स्टे को ही खारिज कर देता है। क्या कुछ कहेंगे? तो नमस्कार और आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, बांग्लादेश में ये जो नाटकीय घटनाक्रम है, ये अभी चलता रहेगा क्योंकि बांग्लादेश में भी स्टेबिलिटी नहीं है जब तक वहाँ पे मोहम्मद यूनुस डिक्लेयर नहीं करते कि ये चुनाव कब कराएंगे। काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर है। आर्मी चीफ ने भी उन्होंने कहा है कि आप चुनाव जल्दी कराइए। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पार्टी ने भी बोला है, लेकिन मोहम्मद यूनुस उसमें टालम टोल कर रहे हैं और साथ ही वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें कर रहे हैं जिसके थ्रू वो छोटे छोटे अपीसमेंट कर सके। तो मेरी नज़र में जो चिन्मय कृष्ण दास को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी है, ये बांग्लादेश के मौजूदा हालात को कहीं ना कहीं दर्शाती है, क्योंकि आपने बताया अपनी रिपोर्ट में कि उनके ऊपर आरोप सेडिशन का लगा और आरोप ये लगा कि उन्होंने जो ऑरेंज जो ध्वज था वो उसको बांग्लादेशी ध्वज के ऊपर रख दिया था और इसी बिना पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था एयरपोर्ट से, जैसा कि आपने बताया। अब आप ये समझना ज़रूरी है कि वो बहुत चिन्मय कृष्ण दास जो है वो अच्छा खासा हिंदू जो कम्युनिटी है उसके वहाँ पे लीडर के रूप में जाने जाते हैं और अच्छे उनके ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकली भी वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। और अगर आप उनकी पूरी बैकग्राउंड को उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा से बहुत असर्टिव रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके गिरफ्तारी के बाद भारत ने भी इसके ऊपर सवाल उठाया था और ये भी कहा था कि ये जो है वो एक क्रैकडाउन है माइनॉरिटीज़ पर। और अकेले जो चिन्मय कृष्ण दास है वो बहुत पॉपुलर है वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी में, क्योंकि वो एक 8 पॉइंट डिमांड के बारे में चर्चा कर चुके हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिमांड्स हैं कैसे माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली जब से वहाँ पे इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसने जोर पकड़ा है। तो अगर आप मोहम्मद यूनुस सरकार का, अगर अभी सरकार तो खैर वो है नहीं, लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, अगर आप उनका रुख देखते हैं इस सारे मसले पे, तो वो ये रहता है कि जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उन पे उस तरह का अत्याचार नहीं है जिस तरह की दुनिया बताती है, जिस तरह से भारत बताता है। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इनमें अटैक्स हैं वो सैकड़ों की संख्या पर है माइनॉरिटीज़ में। तो ऐसे में चिन्मय कृष्ण दास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आवाज़ है। और अभी जो फौरन हुआ है कि जो उनको पहले जमानत दी गई, जमानत पे स्टे लगाया गया, अब उसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा हियरिंग होगी। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रेशर है यूनुस के ऊपर भी कि वो इस चीज़ को बहुत आसानी से दबा नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इसके भारत की भी नज़र है कहीं पे। वैसे भी जो आर्मी है वो उनका बहुत साथ नहीं दे रही है, जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं और अच्छी खासी संख्या है वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज़ की, तकरीबन 8% है टोटल पॉपुलेशन का। तो इसको मैं कहूँगी कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी नाटकीय चीज़ें लगी रहती हैं जब तक कि पता चले कि हाथी किस करवट बैठ रहा है। तो तब तक हमें उसका इंतजार करना चाहिए। रही चिन्मय कृष्ण दास के व्यक्तित्व की बात, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो बहुत पॉपुलर वहाँ पर एक तरह से हिंदू कम्युनिटी के नेता हैं। प्रोफेसर राव, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वहाँ पर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार इनकी रिहाई को रोकने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर,
और आज जिस तरह का नाटकीय घटनाक्रम वहाँ पर हुआ, वहाँ के लीगल सिस्टम पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन अगली सुनवाई जो है वो रविवार तक है। तो क्या रविवार तक उनके रिहा होने के कोई चांसेस हैं जिस तरह के हालात हैं उसमें? नहीं, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि असल में मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उससे किसी किस्म की फंडामेंटल चेंज की या फेयरनेस की उम्मीद करना गलत है। देखिए, वो कहने को वो नोबेल लॉरिएट और सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहां पे सरकार को चलाया है उसी से ये जाहिर होता है, जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं भारत को लेकर, उसी से जाहिर होता है कि वो इम्पार्शियल नहीं है इन चीजों के प्रति। और कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि उनको अपना पॉलिटिकल करियर, अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल भी दिख रहा है। तो बांग्लादेश एक बहुत स्प्लिंटर्ड सोसाइटी हो चुकी है, पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है, जिहादी एलिमेंट्स का, रेडिकल एलिमेंट्स का राइज है, माइनॉरिटीज पे जो अत्याचार है उसके हमने कितने वीडियोस देखे जब शेख हसीना की गवर्नमेंट जब गिरी। तो वो एक बहुत ही भयावह स्थिति थी, और जहां पे हमने लगातार एक तरीके का हमने सिस्टमैटिक हमने देखा कि किस तरह का टॉर्चर और आइसोलेशन माइनॉरिटीज का हुआ है, और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उसको ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। और भारत की लगातार मांग भी यही रही है, भारत की, भारतीयों की मांग भी यही रही है कि आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था वो जो 8 पॉइंट एजेंडा है चिन्मय कृष्णदास जी का, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, जुडिशियल मेजर्स के बारे में बात करी है कि आप ऐसे संदर्भ में माइनॉरिटीज के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं है। तो कुल मिलाकर जो मोहम्मद यूनुस की जो राजनीति का स्टाइल है वो ये है कि वो डिले कर रहे हैं, वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स कहते हैं जिसको, वो डिले करते जा रहे हैं। उनके ऊपर अब ये लाजमी है कि वो चुनाव करवाएं। वो एक अलग अलग इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो 4 साल के बाद कभी चुनाव कराएंगे। आर्मी चीफ खुद उनसे नाराज है, वो कहते हैं कि 4 साल का क्या मतलब होता है, आपको इसी साल के अंत में चुनाव कराने हैं। उसके बाद जो पूरे शेख हसीना मूवमेंट, मतलब जो एंटी शेख हसीना मूवमेंट था, उसमें जो स्टूडेंट्स की पार्टी, स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एक समूह उभरा था, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर लिया। और ये सारे कहीं ना कहीं देखिए ये इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के ही डिफरेंट शेड्स हैं। तो ऐसे में चिन्मय कृष्णदास की रिहाई, मेरा ख्याल है ये भारत के लिए भी मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक जो कोशिश है वो करी जानी चाहिए। भारत ने खुले तौर पे भी कहा है। मैं पर्सनली बहुत उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मुझे मोहम्मद यूनुस के किसी भी गवर्नेंस के मॉडल से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं भी इंतजार करूंगी और उसके बाद ही किसी तरह का कोई वक्तव्य दूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी राह इतनी आसान बना देंगे वो। ठीक है प्रोफेसर राव, एक और विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो एमडीएच का चंकी चाट मसाला डालें। एमडीएच का चंकी चाट मसाला। एमडीएच। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पहलगाम हमले के बाद जहां एक और पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है, वहीं पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यहाँ कई इलाकों में पाकिस्तान सरकार की जगह बलूच विद्रोहियों का कब्जा है, तो वहीं बलूच सशस्त्र विद्रोही लगातार अपने हमलों से पाकिस्तान प्रशासन की नाक में दम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई की आशंकाओं से दहशत में है, तो वहीं दूसरी ओर पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विद्रोहियों के तेज होते अभियान से परेशान है। हाल के दिनों में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के दमन और अत्याचार के खिलाफ अपना सशस्त्र अभियान तेज कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी सरकार को डर सता रहा है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है।
पाकिस्तान में हमले की आशंकाओं का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि आईटी मंत्री ने देर रात प्रेस वार्ता कर विश्वसनीय खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। उधर बलूचिस्तान में विद्रोही सेना और सरकार की नींद उड़ाए हुए हैं। रविवार को बलूच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर जिले के पसनी में आईएसआई के एक अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। अधिकारी को रिमोट नियंत्रित विस्फोट से निशाना बनाया गया। साथ ही एक अन्य हमले में सेना के एक जवान की हत्या का भी दावा किया। इसके अलावा कोयटा कराची राजमार्ग पर घंटों तक नाकेबंदी कर आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान चीन समर्थित खनन परियोजना सैंदक से जुड़े वाहनों को निशाना बनाया गया। वहीं बोलान जिले के धारदार इलाके में पुलिस लाइन पर हथगोला फेंकने का भी दावा किया गया। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भी अलग अलग कार्रवाइयों में बीएलए के 10 विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं बलोचों पर अत्याचार की ताज़ा घटना का एक और मामला ज़ियारत में सामने आया, जहां मंगलवार को 7 स्थानीय लोगों के गोलियों से छलनी शव मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी 7 लोगों की हत्या एक ही समय में की गई और इन्हें लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई। बता दें कि बलूचिस्तान में अज्ञात और गोलियों से छलनी शव मिलना कोई नई बात नहीं है। यहाँ हाल के महीनों में कई हिंसक घटनाएं और हत्याएं हुई हैं, जो मुख्य रूप से बलूच अलगाववादी आंदोलन और बलूच लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अभियानों से जुड़ी हैं। इस बीच यूएन के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को प्रताड़ित किए जाने और उनकी हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। विशेषज्ञों ने बलूचिस्तान में लोगों को जबरन गायब किए जाने की निरंतर घटना को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताते हुए पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। प्रोफेसर स्वाति राव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर राव, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में जिस तरह से बलूचों पर अत्याचार हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी उसकी आवाज़ देखने को मिल रही है। जिस तरह के वहाँ पर हालात बने हुए हैं, लगातार जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के जो सुरक्षा बल हैं, उन पर बलूच विद्रोहियों की ओर से हमले हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगी इस इलाके को लेकर के? बिल्कुल दुखती रग है बलूचिस्तान पाकिस्तान के, और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान स्टेट को इस समय अगर आप इसका एक मुआयना करें, मतलब अगर इफ यू वर टू टेक अ कर्सरी ग्लांस एट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है जो पूरी तरह फेल्ड होने से बस कुछ कदम ही दूर है। तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो नया नहीं है। देखिए बलोच, अगर आप पाकिस्तानी आर्मी के लिहाज से इसको देखें तो जो बलोच इंसर्जेंसी है ये साइकिल्स में आती है, और जब ये साइकिल्स में आती है तब आपके बहुत सारा इंटरनेशनल न्यूज़ आप इसके आसपास देखते हैं जनरेट होता है। इस वक्त इंडिया में इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि पहलगाम में हमारे साथ जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया है, तो उसके बाद जाहिर है कि इस पे जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस अभी शुरू हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी का जो टॉर्चर है, जो परसिक्यूशन है बलूच सेपरेटिस्ट का, जो अपना देश चाहते हैं, वो चाहे बलोच हो, उसके अलावा वहाँ पे पश्तून भी हैं, पश्तून भी इंसर्जेंसी चला रहे हैं। सिंध प्रदेश में भी ऐसा चल रहा है। तो पाकिस्तान में तमाम इंसर्जेंसीज चल रही हैं। उसमें से बलूचिस्तान के संदर्भ में अभी अभी जो बात आई है वो ये कि आपने इसको अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज किया कि एक तरफ तो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो आके कहते हैं कि उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस है कि भारत अगले 24 से 48 घंटों के बीच ऑफेंसिव स्ट्राइक करने वाला है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी आर्मी है वो जाके जिनको इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कहते हैं उसमें उन्होंने बलूची उनको मारा है, जो लिबरेशन जो फाइटर्स हैं। अब देखिए इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। इसका होगा क्या, फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान स्टेट के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो पूरी तरह से एक फेलिंग स्टेट है। अगर वो पूरी तरह फेल करके एकदम टूट जाता है तो वो भारत के लिए अलग तरह से एक सिक्योरिटी चैलेंज बनेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इस बात को भूलना मुनासिब नहीं होगा कि 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस देश के पास, और वो न्यूक्लियर वेपन्स जब नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में जाते हैं तो कैसा मंजर आएगा।
असल में ये कल्पना के भी इस वक्त परे है, क्योंकि हम जहां जहां देखते हैं कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग रेजिम्स जब फॉल करती हैं तो बहुत जो सिचुएशन है वॉलेटाइल हो जाती है। सीरिया में जो इस समय चल रहा है हम जानते हैं, और जो ये जिहादी एलिमेंट्स हैं और ये टेररिस्ट हैं, ये अक्रॉस दीज बॉर्डर्स ये ट्रेन होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। अब लेकिन भारत की तरफ लौटती हूँ। देखिए, बलोच इंसर्जेंसी का पाकिस्तान क्या करता है? ऑफ कोर्स इंडिया का मॉरल सपोर्ट है बलोचिस्तान को, और इंडिया जो प्रोफेसर राव, अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो आप देखिए कि पिछले जो पहलगाम का हमला हुआ है उससे पहले अगर हम देखें तो पूरा जो बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, डॉक्टर महरंग बलोच की वहाँ पर गिरफ्तारी होती है, ये सब काफ़ी सुर्खियों में रहता है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों में रहता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सुर्खियों में वहाँ पर रहता है। उसके बाद पहलगाम का हमला होता है। पहलगाम के हमले होने के बाद ये जो सुर्खियों में मामला था, ये सुर्खियाँ कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं और पाकिस्तान की ओर से रात को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि भारत हमारे ऊपर 36 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। इन कड़ियों को जोड़ना चाहेंगे आप, ये क्या कुछ है? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही थी। देखिए, पाकिस्तान का की जो दुर्दशा है उसको आप ऐसे समझें कि जब पाकिस्तान की आर्मी अपने इंसर्जेंसी के हालात को कंट्रोल करने में इतने टॉर्चर और परसिक्यूशन के बावजूद अगर नाकाम रहती है, तो उनके पास एक जो हमेशा जिसको वो कहते हैं शाहरग है और जगुलर वेन है, वो है कश्मीर का मुद्दा। और ये एक तरह से प्रेसिडेंट है हमारे पास, और इसीलिए मैं उस बात को वहीं से जोड़ रही थी कि ये प्रेसिडेंट है हमारे पास कि जब जब पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तान स्टेट का सबसे ताकतवर स्टेट है। प्रोफेसर स्वाति राव, हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उससे जुड़ी हुई एक खबर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन में है। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। उधर पाकिस्तान भारत के कड़े रुख से बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है और सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, जिस पर भारत ने उसे सख्त चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ ही एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा से जुड़ी मंत्रिमंडलीय समिति की अहम बैठक हुई। माना जा रहा है कि बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा परिस्थिति और हालिया आतंकी घटनाओं पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मंगलवार को भी पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की थी। इसके साथ ही केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में फेरबदल करते हुए पूर्व रा प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम फिर जांच के लिए बैसरन घाटी में हमला स्थल पहुंची। एनआईए ने अभी तक इस मामले में 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। सेना ने लगातार छठे दिन नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशालयों ने मंगलवार को हॉटलाइन पर बातचीत की और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के किए जा रहे उल्लंघनों के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी दी। गौरतलब है कि ये एक नियमित साप्ताहिक वार्ता थी, लेकिन इसमें संघर्ष विराम उल्लंघन पर भी चर्चा हुई। पहलगाम हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का कॉल आया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमत हूं। भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम हमले पर कुवैत के समर्थन पर धन्यवाद देते हुए एक्स पर लिखा कि कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल अहया से बात करके खुशी हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कुवैत की एकजुटता और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रोफेसर स्वाति राव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर राव, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में इस इलाके में जो तनाव विकसित हो रहा है, ये किस ओर जाएगा? पहलगाम आतंकी हमले के बाद के
दो इसमें बातें हैं। एक शॉर्ट टर्म है जो जाहिर है कि भारत की तरफ से कोई ऑफेंसिव स्ट्राइक, एक तरह का बालाकोट 2.0 हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि सारे संकेत हैं। तो मैं कहूंगी कि 99% मैं भी इस बात को लेकर श्योर हूँ कि ऐसा कोई हमें जरूर देखने को मिलेगा। अब वो कब होता है, कहाँ, किस जगह पर होता है, वेपन्स हमारे पास हैं, रफाल्स हैं हमारे पास, नई तरह हमें बहुत ज्यादा एलओसी को क्रॉस ठीक है प्रोफेसर राव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी अच्छा विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। यमन में हुथी विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमले ने कहर बरपा रखा है। 15 मार्च से शुरू किए गए इन हवाई हमलों में अब तक अमेरिका ने करीब 800 जगहों पर हमले किए हैं और हजारों हुथी विद्रोहियों को मार गिराया है। पिछली रात से इन हमलों में ब्रिटेन के लड़ाकू जहाज भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं। दरअसल हुथी विद्रोही हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में लाल सागर में इजरायली, अमेरिकी और पश्चिमी वाणिज्य जहाजों पर लगातार हमले कर रहे थे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में शांति के पक्ष में हैं और अमेरिका के साथ गहन चर्चा चल रही है, लेकिन संघर्ष इतना जटिल है कि वॉशिंगटन जिस तरह की तीव्र प्रगति चाहता है उसे हासिल करना कठिन है। इस बीच यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाल ने कहा कि अगले 24 घंटों में अमेरिका और यूक्रेन के बीच मिनरल डील फाइनल हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में घोषणा की कि इजरायली सेना ने सीरिया में एक चरमपंथी समूह पर हमला किया जो अस-सुवेदा शहर में ड्रूज आबादी के खिलाफ हमले जारी रखने की तैयारी कर रहा था। दरअसल सीरिया में ड्रूज समुदाय और सीरियाई बलों के बीच हिंसा जारी है और इजराइल ड्रूज समुदाय का समर्थन करता है। Welcomes the world to a new era of creativity. Waves, the World Audiovisual and Entertainment Summit, connecting creators through Creatosphere, WaveX and Waves Bazaar, where stories, ideas and content go global. Connecting countries through global media dialogue and the Bharat Pavilion, shaping narratives and partnerships. Culturals, cinema, gaming, Waves fuels the next wave of entertainment. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025.